हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आपका देख रहे थे, पहला ही लेसन था हमारा। और पहला लेसन आपको पता है क्या, कब और कहाँ, कैसे, इसको हम लोग देख रहे थे। तो जितना हम इसमें पढ़ चुके थे, इसमें पढ़ने के बाद कोई चीज ऐसी है जो हमने कल जहां तक पढ़ लिया, तो उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं। देख लिया बच्चों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हम देख रहे हैं। तो कल सबसे पहले हमने मैप देखा था, एक बार इस मैप को पुनः देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? चलिए देखिए, आप लोगों ने सुलेमान, किथार, सिंधु नदी, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, ये सारी नदियों को जो है आप इनमें बहुत अच्छे से देख चुके थे। क्लियर है? क्या कर चुके थे? इन सभी नदियों को आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे और एक एक करके क्या थे, आप इन पे गौर कर चुके थे कि कहां पर झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है और व्यास है। क्लियर है? हमने यमुना नदी को देखा, गंगा को देखा, उसकी सहायक सोहन को देखा और उसी के साथ साथ हमने और नदी थी आपकी नर्मदा नदी, हमने विंध्या पहाड़ी देखी, हमने सतपुड़ा देखा, तापी देखी। क्लियर है? इतनी चीजों को हम लोग देख चुके थे और उसी तरह उत्तर पूर्व में हम देख चुके थे गारो पहाड़ियां। क्या देख चुके थे? गारो पहाड़ियों को हम लोग आपका देख लिया आप लोगों ने। चलिए, इतना हम लोग गौर करके इसमें आपका देख लिए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम मगध तक देख चुके थे। अब यहां से आगे थोड़ा सा हम इस क्रम को जो है आगे जारी करते हैं और जारी करके के चीजों को हम लोग देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कह रहे लोगों ने क्या की है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की क्या की है, आपकी जो यात्राएं हैं वो आपका की है। और कभी कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रही है। और कह रहे हैं यहाँ जो यात्रा रही है वो अभी आपका जोखिम भरी हुई रही है। फिर भी यहाँ यात्रा के उनके लिए असंभव नहीं था। फिर भी यात्रा उनके लिए क्या नहीं थी? असंभव नहीं थी। यानी कि चाहे उन्होंने आपका पर्वतों को पार किया हो, चाहे उन्होंने पहाड़ों को पार किया हो, चाहे उन्होंने आपका नदियों को पार किया हो, बहरहाल वो कहाँ पहुंचे हैं, जहां की उनको यात्रा करनी थी एक हिस्से से आपका दूसरे हिस्से में, वो लोग वहां तक पहुंचने में आपका सफल रहे हैं। क्लियर है? ये कहने की इसमें हमको दिखाया जा रहा और ये हमको इसमें बताया जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि आज के समय में यात्रा करना कितना आसान है। कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आज आपके पास हर माध्यम उपलब्ध है। आप कार के माध्यम से, बस के, बाइक के, इन सभी के माध्यम से जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के समय में यात्रा कितना सुलभ है। और आज से लगभग 2000 साल पहले, अब मैं ये कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो अब 100 साल पहले ही चले जाइए, 100 साल पहले भी यात्रा करना कितना कठिन था और आज के समय में देखिए कितना आसान, लेकिन असंभव नहीं था। अतः कभी भी लोग काम की तलाश में वे कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे स्थान पर जाया करते थे।
अब देखिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों गए? या तो वो अपने काम की तलाश में गए हैं, या कुछ क्या हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनके कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले भी तो जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया करते थे। और कह रहे हैं कि जो आपके व्यापारिक काफिले होते थे, ठीक, उन व्यापारिक काफिलों भी क्या करते थे, वे अपने साथ बहुत सारे जहाज ले जाते थे। और वो जहाज क्या होते थे, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आपका जाते रहते थे। ठीक। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। पहले क्या होता था, जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु क्या थे, जब उनको लोगों को अपनी शिक्षा देनी थी, सलाह देनी थी, तो वो क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव आपका जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे वो आपका जाया करते थे। ठीक। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। उससे क्या था, जो लोग हैं, एक दूसरे के जो विचार हैं, उन सभी विचारों को लोगों को जानने का मौका मिलता था एक दूसरे को, कि कैसे हम लोग जाएं, कैसे इनकी यात्रा होगी, क्या सारी चीज है, इसके विषय में वो लोग सोचते थे। आज यात्रा, आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, मुझे बताइए। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो आप क्यों जाते हैं? ऐसा क्या कारण है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है? उसके लिए क्या चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा बताना होगा कि आप क्यों जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो प्राकृतिक सीमा है, ये इनका आपका निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्हें ऐसा करना चाहते थे, वे ऐसा करके पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब कह रहे हैं कि इन सीमाओं को पार करना क्या नहीं था, आसान नहीं था। ठीक। लेकिन जो ऐसा चाहते थे वो ऐसा कर पाए, और लोगों ने क्या किया है, जो पर्वतों की ऊंचाई है उसको वो छू सके और गहरे समुद्र तक, वो जहां तक उनको जाना था, वो उसमें आपका वहां तक जो है पहुंच सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके एक दूसरे के विचार को अपनाते गए। कैसे हो गया? यहाँ लोग आए, लोगों का जो भोजन बनाने का बाप का तरीका था, उस तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार फैले, चाहे वो आपका पत्थर तराशने हो, संगीत रचने हो। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी देश में जाते हैं या कोई बाहर का व्यक्ति हमारे बाप का देश में आता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे आचार विचार हैं और संस्कृति है, उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और संस्कृति के आदान प्रदान से क्या होती है, बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं वो बिल्कुल अलग रूप में हम लोगों को आपका देखने को मिलती है। जैसे खान पीन का फर्क पड़ता है, पहनावे का फर्क पड़ जाता है, बोल चाल, रहन सहन। यानी कि जब आप किसी दूसरी संस्कृति से मिलते हैं, तो संस्कृति की कुछ हम अपनी संस्कृति की छाप उन पर छोड़ते हैं, कुछ उनकी छाप हमारे ऊपर आती है। क्लियर है? ये चीज आप देख सकते हो और ये चीज आप महसूस भी कर सकते हो कि कैसे आपका संस्कृति में बदलाव होता है। चलिए, जितना हमने पढ़ लिया है, इसमें कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए देख लिया बच्चों। तो यहां तक कोई क्वेरी, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो मेरे प्यारे बच्चों? आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो। चलिए ठीक, अब बात करते हैं देश के नाम कि आप मुझे बताइए, प्रश्न आपके मस्तिष्क में हमेशा से आता होगा कि जो देश हैं, इन देशों के नाम आखिर में आपके पड़े कैसे हैं, क्यों पड़े हैं इन आपका देशों के नाम, ठीक है, और क्या चीज है। आइए इसी के विषय में सबसे पहला जो जानकारी है, हम लोग अपने देश के विषय में ही पढ़ते हैं। और देखिए, अगर हम अपने देश का नाम करें तो हमारे देश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, सिंध प्रदेश, ये सारे नामों का लोगों ने नामांकन किया है। तो ऐसा ही एक नामांकन है जिसके आधार को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नामांकन में क्या रखा गया है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस क्या है? आपका नदी है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा हिदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि गौर से देखिए, जो ईरान के लोग थे, जो यूनान के लोग थे, इन्होंने आज से 2500 साल पहले जो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो भी आपके ईरानी और आपके यूनानी थे, जिन्होंने सिंधु नदी को पार किया, सिंधु को पार किया, वो हिंदोस बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदोस बोलते थे इस क्षेत्र को। और जो आपका सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र था, वो इसको हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे? यानी कि सिंधु नदी जहां जहां आउटफ्लो बनाती थी, उसका जो रीजन था, उस सारे रीजन को आपका हिंदूस कहने लगे, और इसी से निकला हिंदुस्तान शब्द, या सिंधु या हिंदू। ठीक, तो कह रहे हैं इस महानदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक 3500 साल पुराने वर्ष ऋग्वेद से मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी कि शुरुआत में जो भारत शब्द था, वो इस क्षेत्र के लिए बोला जाता था। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये है सिंधु नदी। तो जब ये लोग इसको पार करते थे, इधर से आते थे, तो ये जो पूरा रीजन था, ये इस पूरे रीजन को बोलते थे हिंदुस्तान। ठीक, बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता चला गया, अरब लोग भारत में आते चले गए, इस पूरे क्षेत्र को फिर हम वर्तमान में आपका इंडिया कहते हैं। तो ये क्षेत्र मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक, चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग आपका देखेंगे, अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। जो पास्ट है, हम उसके विषय में कैसे जानेंगे कि क्या चीजें हैं। क्लियर है? अतीत के विषय में हम कैसे जानेंगे, बताइए मुझे प्यारे बच्चों। देख लिया? चलिए, अब देखिए, अतीत को जानने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा साहित्यिक स्रोत हो या कुछ ऐसी चीजें हों जिनके विषय से हमको पता लगे कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है,
प्राचीन समय का समय कैसा रहा है, तभी तो हम कुछ ज्ञात कर पाएंगे, तभी तो कुछ हम इसमें देख पाएंगे, तभी तो कुछ हमको जानकारी जो है खास रूप में प्राप्त होगी। देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। कैसा है कि एक तरीका बताया है, जो अतीत की जो किताबें हैं उन किताबों को ढूंढ लो और पढ़ लो, उनसे हमें कुछ पास्ट के विषय की जो जानकारी है वो हमको प्राप्त हो जाएगी कि आखिर में हमारे अतीत में, हमारे प्राचीन समय में क्या हुआ है, क्या स्टोरी रही है, क्या कुछ चीजें हैं, इसी पर हम गौर कर सकते हैं। ठीक, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि है, यानी कि इनको हाथ से लिखा गया है, कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी। पहले आपको पता है कि मोर के पंख और स्याही से जो आपके भोजपत्र होते हैं उन पर सबसे पहले लिखा जाता था। भोजपत्र के साथ साथ आपके जो पत्ते होते हैं, पेड़ों के वृक्ष हैं, उन पर लिखा जाता था। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे ताम्रलिपि, ताम्र पर, शिलालेख पर, इस तरह की चीजें आप पर जो एविडेंस है वो लिखे जाते थे। अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपि के प्रयोग में होने वाले मैन्यूक्राफ्ट शब्द में मेन्यू का अर्थ है हाथ से निकलना, और ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र आपका तैयार किया जाता था। क्या होता था? भोजपत्र पर यह आपका लिखी जाती थी। क्लियर है? ये हमको देखना है, ये भोजपत्र पर आपका लिखी जाती थी। ठीक, चलिए देखिए, इस तरह की होती थी आपका भोजपत्र पर लिखी हुई। ये आपका संस्कृत में लिखी है, जो आपके प्राचीन संस्कृत है उसी का एक पार्ट है। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कैसा होता है। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, क्या कह रहे हैं कि इतने वर्षों में कोई पांडुलिपि को आपके कीड़े खा गए। कह रहे बहुत सारी कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनको आपके समय के साथ वो खराब हो गई, जिनमें आपके क्या हो गया, जो आपके कीड़ों ने उनको आपका नष्ट कर दिया, तथा कुछ नष्ट कर देंगी। फिर भी कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहार से प्राप्त हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी विषय में चर्चा मिलती है। अब कह रहे जो हमको पांडुलिपियां मिली हैं, या तो हमको मंदिर से मिली हैं, या जो विहार बने हुए हैं उनसे प्राप्त हुई हैं, तथा इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान के आधार पर आपका ये सारी चीजें जो हैं आपका मिली हुई हैं। और इस प्रकार जो है इन विषयों की आपका चर्चा भी मिलती है, और इनकी जो चर्चा है वो हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं भी, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिली हैं, और बहुत सारे ऐसी हैं जो आपका संस्कृत में आपका हमको लिखी हुई मिली है। जब अन्य प्राकृतिक और तमिल में है, प्राकृतिक भाषा के प्रयोग आम लोग करते थे। कह रहे हैं जो आपकी प्राकृतिक भाषा है, जो प्राकृत है, उस प्राकृत भाषा का प्रयोग जो था आपका बोलचाल की भाषा थी, जिसको आम लोग आपका प्रयोग करते थे। यानी कि प्राकृत और तमिल जो है बहुत पुरानी भाषाएं हैं, प्राचीन समय से ही उल्लेखित रही हैं। देखिए, संस्कृत पहले के जो विद्वान लोग थे वो संस्कृत में अपनी बोलचाल में उनका प्रयोग करते थे। आम रूप में लोग प्राकृत और तमिल बोलते थे। प्राकृत का मतलब है जो आपका नर्मदा नदी से जो आपके नीचे वाले लोग हैं वो सब आपके तमिल क्षेत्र में गिने जाते थे, आपके द्रविड़ भारत का हिस्सा था। ऊपर को लोग जो था
वो सब आपका प्राकृत बोलते थे। जैसे आज के समय में जैसे ऑफिशियल भाषा लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश है, बाकी हम लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इन दोनों को आप इस तरह से समझ सकते हैं और संस्कृत को आप इंग्लिश के स्थान पर फिट कर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पांडुलिपियों को देखा है, उससे जुड़ी कोई जानकारी, कोई जुड़ा उनका एक्सपीरियंस उनके पास है, तो आप हमसे शेयर करिए और मुझे बताइए बच्चों, कोई भी ऐसी जानकारी अगर पांडुलिपि से संबंधित आपके पास है तो आप हमें बता सकते हैं कि उनसे कैसे हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाए। देख लिया। देखिए, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह को उत्कीर्ण किए गए मिले हैं। अब देखिए, पत्थर पर कुछ लिखना ये बड़ा कठिन काम है। धातु पर कुछ लिखना, लोहे पर कुछ लिखना, ताम पत्रों पर कुछ लिखना, इनको उत्कीर्ण करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आज भी देखिए, कालसी का जो अभिलेख है, शिलालेख है, हमको वो आपका अशोक के विषय में, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी देता है। तो ऐसे बहुत सारे शिलालेख हमको मिले हैं और कभी कभी शासक अथवा उन लोगों के आदेशों को इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। अब कह रहे ऐसे जो आदेश हैं वो हमको देखने के लिए मिल जाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, उन्हें पढ़ सके, उनका पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कार्य कराने का उत्कीर्ण करवाया है। जो उनका कार्य कराया है उसका विवरण हम लोगों को आपका देखने के लिए जो है राजा और रानी का हमको मिल जाता है। ठीक ऐसा ही ये अभिलेख है, इसको देखिए। शासक प्राय लड़ाइयों में अर्जित विजय का उल्लेख का वो आपका लेखा जोखा रखते थे। जब भी कोई युद्ध जीतते थे उस युद्ध की जानकारी जो थी वो अभिलेख के माध्यम से आपका सुरक्षित रखते थे और इस तरह से जो है अभिलेख की जो जानकारी थी वो इस तरह से जो है प्राप्त होती थी। अब देखिए, एक पत्थर का कट का आपका जो अभिलेख है ये हमको मिला है। करें लगभग 2250 साल पूर्व पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, जब हम कुछ लिखते हैं कि किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षर अथवा संकेतों से बनती है। जब कुछ बोलने अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों में लिखा हुआ है। यानी यूनानी और अरमाइक दो लिपि हैं, जिन दो लिपियों में क्या है, ये स्क्रिप्ट जो है लिखा गया है। आप देखिए, ऊपर जो आपको भाषा मिलेगी आपका देखने के लिए, आप देखिए वो आपकी यूनानी है, नीचे क्या मिलेगी, अरमाइक लिपि आपको मिलेगी। दोनों लिपि कैसे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आप यहाँ इसको गौर करके देख लीजिए और यहाँ इन दोनों को गौर करके देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने। चलिए, अब कह रहे हैं इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत के बारे में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। यानी कि जो लोग आपका पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विकविद कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिकल कहलाते हैं। पुरा मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करके औजार और भूमि के बर्तन आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन या खुदाई भी करते हैं।
इससे कुछ वस्तुएं तथा पत्थर, पक्की पक्की ईंटें, धातु बनी हुई कठोर चीजें कुछ मिलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो आपका जल्द ही नष्ट होने वाली नहीं होती हैं, जो क्या हो, बहुत जल्दी नष्ट ना हो। अब ऐसे ही कुछ उन्होंने आपका खुदाई की है और उस खुदाई में हमें क्या मिला है, आप देखिए, एक हमको जो सुराई घड़ा है हमको मिला है, कुछ हमके मोहरों का जो हिस्सा है वो कुछ हमको प्राप्त हुए हैं। आप इनको देख सकते हो और गौर भी कर सकते हो, ठीक है, कि कहां से क्या चीजें हैं। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस पे आप नजर दौड़ाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका जो है लेक्चर इतना ही हम लोग करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करें तब इसको मिलेंगे बहुत अच्छे से देखते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।